नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर EPS 95 पेंशन धारकों की उनकी जो डिमांड यहाँ पर दिन प्रतिदिन वो जो डिमांड यहाँ पर कर रहे हैं, सरकार के द्वारा उन डिमांडों को जो अनदेखा किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी उनके जो डिमांड है, जो पेंडिंग केसेस है, उन पर कोई फैसला यहाँ पर नहीं आ रहा है। इन सभी मुद्दों पर यहाँ पर बात करने वाले हैं। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी EPS 95 पेंशन धारकों के लिए। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन बहुत सारी स्टडी करने के बाद बहुत सारी बातें यहाँ पर जो है मैंने निकाल कर लाई है, पॉइंट ऑफ नोट करके लाई है। यही सब चीज़ें मैं आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। तो आप भी एक EPS 95 पेंशन धारक है तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अपने सभी EPS 95 पेंशन धारकों के साथ साझा भी ज़रूर कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन एक सप्ताह पहले हमारे YouTube चैनल एम्प्लॉय खबर के माध्यम से एक पोल यहाँ पर क्रिएट किया था और उसमें आप सभी लोगों से आपके सुझाव मांगे थे कि EPS 95 पेंशन धारकों की जो समस्या यहाँ पर चल रही है, जो उनकी डिमांड पूरी नहीं की जा रही है, उसको लेकर अभी जो है आगे क्या कदम उठाए जाने चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है कि EPS 95 पेंशन धारक जो कि 6 से 7 सालों से यहाँ पर अपने डिमांड के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी डिमांड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट या सरकार की तरफ से कोई ध्यान यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। तो इस पोल में तकरीबन 2200 लोगों ने यहाँ पर अपने वोट किए, जिसमें से 96% लोगों ने कहा कि हमें जो है पेंशन यहाँ पर वृद्धि करनी है और उसमें 106 लोगों ने अपने यहाँ पर सुझाव दी है, जो कि कमेंट्स में सभी लोगों ने अपने अपनी तरफ से अपनी राय यहाँ पर दी है। तो इन कमेंट की जो राय यहाँ पर आप सभी लोगों की तरफ से प्राप्त हुई है, उन्हीं को संजोकर और EPS 95 पेंशन धारकों के लिए कुछ 5 पॉइंट मैंने यहाँ पर जो है नोट किए हैं, जिसमें कि क्यों EPS 95 पेंशन धारक एक साथ यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पर नहीं जुड़ पा रहे हैं, क्यों सभी EPS 95 पेंशन धारक 65 लाख EPS 95 पेंशन धारक अपनी आवाज़ यहाँ पर नहीं उठा रहे हैं। दूसरा बड़ा पॉइंट है कि पेंशनर्स की डिमांड पूरा करने के लिए आगे क्या कदम यहाँ पर जो है हमें उठाए जाने चाहिए आपके और हमारे द्वारा। तीसरा पॉइंट पे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्या यहाँ पर जो है नहीं करना चाहिए। EPS 95 पेंशन धारक जो कि यहाँ पर कुछ गलतियाँ कर रहे हैं, उन्हें जो है ये गलतियाँ या ये चीज़ें यहाँ पर जो है नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही यहाँ पर बात करेंगे कि सरकार या EPFO का कहना है कि उनके पास जो है पैसे की या राजस्व की यहाँ पर कमी है, तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और साथ ही यहाँ पर बात करेंगे लास्ट में हम सरकार या सुप्रीम कोर्ट से कुछ पॉइंट यहाँ पर उनके सामने रखते हुए अपील करेंगे कि EPS 95 पेंशन धारकों की डिमांड को किस तरह से यहाँ पर मंजूर किया जा सकता है और क्यों जो है इनकी डिमांड यहाँ पर मंजूर की जानी चाहिए। तो इन पांचों पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए आज का ये वीडियो हमने यहाँ पर जो है तैयार किया है। तो आपसे फिर से एक बार अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा और आप एक EPS 95 पेंशन धारक है तो अपने सभी EPS 95 पेंशन धारकों के साथ इसे साझा जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। तो इस सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि क्यों सभी EPS 95 पेंशन धारक यहाँ पर अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि 7 दिसंबर 2019 को यहाँ पर दिल्ली में एक आंदोलन रखा गया था, जिसमें कि केवल 30,000 EPS 95 पेंशन धारक यहाँ पर पहुँच पाए थे। हम ये मान लें कि कुछ EPS 95 पेंशन धारकों के साथ ऐसी स्थितियाँ रही हो कि वो जो है वहाँ तक पहुँचने में सक्षम नहीं रहे हो, किसी के पास जो है उतना पैसे की उपलब्धता या उतनी उम्र उनकी जो है साथ नहीं दे पाई, इसलिए कुछ पेंशन धारक नहीं पहुंच पाए। तो इसका जो है हम यदि डबल भी कर ले तो यदि कुल मिलाकर देखा जाए तो 60 से 70 हज़ार EPS 95 पेंशन धारक ही वर्तमान समय में ऐसे एक्टिव नज़र आ रहे हैं, जो कि अपनी डिमांड को लेकर यहाँ पर बात कर रहे हैं, अपने हक के लिए यहाँ पर लड़ रहे हैं, जो कि 65 लाख की संख्या में यदि 65,000 की गिनती की जाए तो बहुत ही कम है। ऐसे में EPS 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को आवाज़ देना या एक जोर से उठाना बहुत ही यहाँ पर मुश्किल काम है। इसमें ये 65 लाख पेंशन धारक भी देश के विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से है, जहाँ पर यदि किसी एक विधायक क्षेत्र की यदि बात करें तो एक विधानसभा क्षेत्र से या एक विधायक के अंतर्गत मुश्किल से 200 या 400 पेंशन धारक यहाँ पर ऐसे एक्टिव होंगे, जो कि यहाँ पर EPS 95 पेंशन धारकों की आवाज़ में यहाँ पर शामिल हो रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे में कोई भी विधायक, कोई भी BJP की पार्टी हो, कांग्रेस की पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, यहाँ पर इनके मुद्दों पर ध्यान नहीं देगा, क्योंकि 200-300 वोट से यदि किसी एक विधायक क्षेत्र की हम यहाँ पर बात करें तो 200-300 वोट से किसी को यहाँ पर जो है फर्क नहीं पड़ता है। कुछ कारण यहाँ पर है कि क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं पेंशन धारक। सबसे पहले तो कि 65 लाख EPS 95 पेंशन धारक है,
इसमें से कुछ पेंशन धारक यहाँ पर नहीं चाहते हैं कि उनकी यहाँ पर पेंशन बढ़े। जी हाँ, आपको जो है सुनने में आश्चर्य होगा, लेकिन जैसे कि मैंने एक हफ्ते पहले यहाँ पर चैनल के माध्यम से पूछा था कि क्या आप अपने EPS 95 पेंशन धारक में वृद्धि करना चाहते हैं, तो इसमें जो 2200 लोगों ने वोट दिए है उसमें से 4% लोगों ने ये भी वोट दिया है कि वह जो है अपनी पेंशन में वृद्धि नहीं चाहते हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि कुछ EPS 95 पेंशन धारक ऐसे हैं जिनको अभी जो पेंशन मिल रही है उससे वह संतुष्ट है। जैसे कि कुछ लोगों को हायर पेंशन का लाभ मिल रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 5000, 6000 या 7000 रुपये तक यहाँ पर जो है पेंशन मिल रही है। तो ऐसे EPS 95 पेंशन धारक नहीं चाहेंगे कि वो जो है जबरन इस लड़ाई में यहाँ सम्मिलित हो, इस लड़ाई में यहाँ पर आपके साथ यहाँ पर संघर्षरत हो। दूसरी चीज़, यहाँ पर कई ऐसे EPS 95 पेंशन धारक हैं जिनको अभी ये पता ही नहीं है कि उनके साथ जो है यहाँ पर अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है। उनको बहुत कम पेंशन यहाँ पर मिल रही है, जितना उन्होंने ड्यूटी की, जितना उनको मिल के आ रहा है उसी में जो है वो अपने गुजारा कर रहे हैं और यहाँ पर चला रहा है। इनफैक्ट कई पेंशन धारक ऐसे हैं जिनको EPS 95 पेंशन की स्कीम क्या होती है ये भी तक नहीं पता है। केवल उन्हें यही पता है कि उन्होंने EPF में पैसे कटवाए थे तो उनका अब इनका बनकर यहाँ पर 1000 रुपये, 800 रुपये जो आ रहा है, बस वो उसमें खुश है। तो इस तरह से ये जो 65 लाख EPS 95 पेंशन धारक है, ये केवल इनकी गिनती 60 से 70 हज़ार पे ही यहाँ पर सिमट गई है, जो कि यहाँ पर वर्तमान में लड़ाई कर रहे हैं और संघर्षरत है। अब इन सभी EPS 65 लाख EPS 95 पेंशन धारकों को जोड़ने की और साथ में ही यहाँ पर EPS 95 पेंशन धारकों के साथ में ही EPFO के अंतर्गत जो भी PF खाता धारक है, जो कि वर्तमान में यहाँ पर PF खाता धारक है, वर्तमान में यदि PF खाता धारकों की बात करें तो 6.5 करोड़ या तकरीबन 7 करोड़ होने वाला है यहाँ पर EPFO में। कल परसों ही एक अपडेट आया है, उसके हिसाब से यदि देखा जाए तो EPFO में तकरीबन 7 करोड़ PF खाता धारक यहाँ पर होने वाले हैं। तो उन 7 करोड़ PF खाता धारकों को यदि हम कल को यहाँ पर देखा जाए 20 से 30 साल बाद यदि उनकी स्थिति देखी जाए तो उनकी स्थिति भी यहाँ पर यही होने वाली है। तो उनको भी यदि हम शामिल करने में यहाँ पर सक्षम हो पाए, उनको भी इस सब चीज़ों के लिए जागरूक कर पाए, इन सब चीज़ों के लिए बता पाए कि कल को भी आपके साथ भी यही होना है, और वो भी यदि इस आंदोलन में इस डिमांड को लेकर जो है एक साथ यहाँ पर एकजुट हो पाए, तो यहाँ पर जो है यह एक बहुत बड़ी संख्या यहाँ पर होगी, जिससे कि EPS 95 पेंशन धारकों को अपनी डिमांड पूरी करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी यहाँ पर हो सकती है। तो चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ कि दूसरा पॉइंट ऐसा क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर जो है कर सकते हैं, ऐसी क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर करनी चाहिए जिससे कि EPS 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन है वो बढ़ाने में यहाँ पर मदद हो। तो एक सिस्टमेटिक प्लानिंग यहाँ पर होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो कमी यहाँ पर नज़र आ रही है कि सभी EPS 95 पेंशन धारक एक प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर नहीं है। जैसा कि आपने देखा, मैं अपनी खुद की ही बात करूं तो मेरे पास 5 से 7 व्हाट्सएप ग्रुप है, 2 से 3 टेलीग्राम ग्रुप है, 4 से 5 फेसबुक ग्रुप से मैं जुड़ा हुआ हूं। तो किसी में 2000, किसी में 5000, किसी में 7000 व्हाट्सएप ग्रुप में, किसी में 100, किसी में 200। ऐसे में अलग अलग लोग यहाँ पर जो है बिखरे हुए हैं, जिससे कि उनके पास जो है यहाँ पर सूचना एक साथ या एक बार में जो है नहीं जा पाती है। ऐसे में EPS 95 पेंशन धारकों को चाहिए कि वह जो है एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ यहाँ पर जुड़े, ताकि एक बार में सभी जो भी संदेश यहाँ पर भेजना हो वो सभी EPS 95 पेंशन धारकों को एक साथ चला जाए, और जो भी स्टेप, जो भी कदम यहाँ पर अगला उठाया जाए वो सभी मिलकर यहाँ पर एक साथ उठाए। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो है एकजुटता एक प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर लाने की ज़रूरत होगी। इसके लिए सबसे बढ़िया यहाँ पर है टेलीग्राम, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में कोई लिमिट नहीं है कि आप यहाँ पर जो है कितने लोगों को जोड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम पर यदि यहाँ पर आप जुड़ना चाहो तो जो है जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। EPS 95 नेशनल एजुटेशन कमेटी की तरफ से भी टेलीग्राम पर अपना एक ग्रुप बनाया गया है। यदि आप वहाँ पर भी जुड़ना चाहते हैं तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। साथ ही फेसबुक ग्रुप की बात करें तो फेसबुक के भी 10 से 15 ग्रुप यहाँ पर EPS 95 पेंशन धारकों के अलग अलग बने हुए हैं। सब लोग अपने अपने हिसाब से यहाँ पर ग्रुप बना ले रहे हैं, उसमें अलग अलग लोग जुड़े हुए हैं, जिससे कि उनको जो है एक साथ यहाँ पर सूचना नहीं मिल पा रही है। तो यदि NSE समिति या EPS 95 पेंशन धारकों के मुद्दों को लेकर लड़ रहे समिति या समिति का मेंबर इस वीडियो को देख रहा है तो उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि आप अपना एक यहाँ पर फेसबुक ग्रुप, ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, फेसबुक पेज, टेलीग्राम अकाउंट, इस तरह के जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये जो है यहाँ पर पेंशन धारकों के लिए जारी करें, ताकि सभी EPS 95 पेंशन धारक एक जगह पर एक प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर जुड़ सके और उनको जो है एक ही बार में सारी जानकारी यहाँ पर मिले कि अगली स्टेप, अगला कदम यहाँ पर क्या उठाना है।
दूसरी चीज़ जो यहाँ पर हो रही है वो हो रही है कि यहाँ पर समितियाँ भी अलग अलग है। यदि आप देखोगे तो 4 से 5 समितियों को मैं खुद यहाँ पर जानता हूँ जो कि EPS 95 पेंशन धारकों के मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं। कोई 5 तारीख को अपना आंदोलन कर रहा है तो कोई 7 तारीख को अपना आंदोलन कर रहा है, कोई 5,000 की डिमांड कर रहा है तो कोई 7,000 की डिमांड कर रहा है तो कोई 9,000 की डिमांड कर रहा है। कोई EPS 95 पेंशन धारक इस समिति से जुड़ा हुआ है तो कोई EPS 95 पेंशन धारक इस दूसरी समिति से जुड़ा हुआ है। ऐसे में ये जो 60 से 70 हज़ार एक्टिव EPS 95 पेंशन धारक है वो भी अलग अलग टुकड़ों में यहाँ पर जो है बिखरे हुए हैं। तो यहाँ पर ये भी चीज़ जो है ध्यान में रखनी होगी सभी EPS 95 पेंशन धारकों को कि वो सभी एक ही प्लेटफॉर्म पर आए और साथ ही किसी एक संघर्ष समिति के साथ यहाँ पर जो है ज़्यादातर जुड़े, या फिर ये सारी समितियाँ जो कि सभी का प्रयास यही है कि EPS 95 पेंशन धारकों के मुद्दों पर यहाँ पर जो है जो भी इनकी डिमांड है उनको पूरा किया जाए। तो ये सारी समितियाँ मिलकर ही कोई एक समिति का गठन करे या कोई एक ऐसा निर्णय ले जिससे कि जो है सभी EPS 95 पेंशन धारक एक साथ एक प्लेटफॉर्म से जुड़कर यहाँ पर जो है संघर्ष रहित हो पाए। तीसरी चीज़ हमें यहाँ पर जो करनी चाहिए वो है कि 65 लाख EPS 95 पेंशन धारक ही नहीं बल्कि EPFO के अंतर्गत आने वाले तकरीबन 7 करोड़ जो EPF खाता धारक है जो कि कल को यहाँ पर 20 से 30 साल बाद में वो भी एक EPS 95 पेंशन धारक यहाँ पर बनने जाएंगे, तब उनके साथ भी ये समस्या आएगी। तो उनको भी जागरूक करना यहाँ पर शुरू किया जाए, उनको भी बताया जाए कि कल को आपको जो है आप यहाँ पर अभी 1200-1500 रुपये जो यहाँ पर जमा कर रहे हैं EPFO में, कल को आपको जो है यहाँ पर इससे जो है इतनी कम पेंशन यहाँ पर मिलेगी तो कैसा गुजारा होगा। क्योंकि यदि आज से 20 या 25 साल 30 साल की बात की जाए तो महंगाई और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो 7,500 की डिमांड यहाँ पर आज कर रहे हैं ये कल को यहाँ पर 15,000 से 20,000 की डिमांड जो है यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से उस लिहाज से यदि देखा जाए तो वहाँ उस समय यदि 2,000 या 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी तो बहुत ही कम होगी। तो उन EPS 95 पेंशन धारकों के साथ में PF खाता धारकों को भी जोड़ना यहाँ पर जरूरी होगा। चौथा यहाँ पर जो उपाय हमें करना है, सभी विधायकों, सभी सांसदों, सभी अपने अपने जो राज्य है उनके मुख्यमंत्रियों को और प्रधानमंत्रियों के नाम एक साथ एक बार में यहाँ पर जो है प्रपत्र लिखे जाए। जैसे कि एक साथ यहाँ पर सभी EPS 95 पेंशन धारक एकजुट हो गए, अब यहाँ पर एक तारीख डिसाइड की जाए कि इस तारीख को अपने अपने क्षेत्र के सभी विधायकों को, सभी सांसदों को, सभी मुख्यमंत्री या जो प्रधानमंत्री है इनको सभी के नाम यहाँ पर एक एक करके एक एक पर्सनल तौर पर यहाँ पर जो है इनको प्रपत्र लिखे जाए, ताकि अधिक से अधिक संख्या में इनके पास यहाँ पर डिमांड जाए, अधिक से अधिक संख्या में इनके पास यहाँ पर प्रपत्र जाए, अधिक से अधिक संख्या में इनके पास रिक्वेस्ट जाए कि तो इनको जो है यहाँ पर पता चले कि समस्या किस स्तर की यहाँ पर है और कितने लोग यहाँ पर जो है प्रपत्र यहाँ पर समितियों की तरफ से लिखा भी जाता है या किसी EPS 95 पेंशन धारकों की तरफ से लिखा भी जाता है। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 लोग जो है साथ होते हैं, कई बार 5 या 4 लोग साथ में होते हैं। तो ऐसे में 4 या 5 लोग या 20-25 लोग यदि लेकर किसी डिमांड को जाएंगे भी किसी विधायक सांसद के पास तो वो उस पर जो है तजव्वुर नहीं देता है। ऐसे में जो है ज़्यादा लोग यहाँ पर जो है एक एरिया से एक सांसद एक विधायक के पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी डिमांड को लेकर एक साथ एक ही दिन में अलग अलग जो भी सांसद है, जो भी विधायक है उनके साथ यहाँ पर जाए, ताकि सभी विधायकों को भी यहाँ पर पता रहे, जो पार्टी वहाँ पर जो है चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जो भी वहाँ पर जो है जो व्यवस्था देख रही है उसको भी पता रहे कि आज की तारीख में यहाँ पर हमारे सभी विधायकों के पास इस समस्या को लेकर प्रपत्र लिखे गए हैं, हमारे सभी सांसदों के पास इस समस्या को लेकर प्रपत्र लिखे गए हैं, ताकि इस पर जो है जल्दी एक्शन यहाँ पर लिया जा सके। इसके लिए भी एकजुटता यहाँ पर जो है बनाने की और एक परफेक्ट प्लानिंग यहाँ पर बनाने की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों इसके बाद हम बढ़ते हैं आज के हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है कि EPS 95 पेंशन धारकों को क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर नहीं करना चाहिए, जैसे कि फेक न्यूज़ पर जो है आपको ध्यान यहाँ पर नहीं देना है। जैसे कि आपको पता है कि EPS 95 पेंशन धारकों के लिए कुछ समितियां हैं जो संघर्ष कर रही है, कुछ यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो आपको जो है लगातार यहाँ पर सूचित कर रहे हैं, लगातार जो भी चीज़ें हो रही है उसके बारे में अपडेट दे रहे हैं। इसके बाद भी मीडिया में, सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यदि इन पर हम देखेंगे तो कई ऐसी फेक न्यूज़ यहाँ पर रोज़ की आती है। रोज़ की न्यूज़ EPS 95 पेंशन धारक को लेकर निकल कर आती है कि कभी आने वाली कोई तारीख बता दी कि इतने अगस्त से यहाँ पर पेंशन बहाल हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट की तारीख अभी कौन सी है यही पता नहीं है, और कुछ लोग यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है ये बताने लगते हैं। तो इस तरह के जो फेक न्यूज़ है इन पर जो है ध्यान नहीं देना है। इस तरह के जो फेक न्यूज़ है इनसे जो है आपको साइड होना पड़ेगा।
दूसरी चीज़ ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पर नहीं होना है। जैसे कि अभी श्री हेमा मालिनी जी ने प्रधानमंत्री जी को यहाँ पर उनके वादा याद दिलाने के लिए प्रपत्र लिखा था, तो EPS 95 पेंशन धारकों के अंदर एक ऐसा उत्साह आ गया था, ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस मुझे नज़र आया कि उन्हें बस ऐसा लग रहा था कि अब EPS 95 की जो पेंशन है वो यहाँ पर बहाली हो जाएगी। एक प्रपत्र लिखने से कुछ नहीं होता है, ये केवल एक जो सांसद है श्रीमती हेमा मालिनी जी, उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की, ये बहुत अच्छी बात है और उन्होंने अपना फ़र्ज़ यहाँ पर निभाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है EPS 95 पेंशन धारकों को यहाँ पर पेंशन मिल ही गई है। उसके लिए आपको जो धन्यवाद कह रहे हैं, जो यहाँ पर उनको अपनी जो भावना व्यक्त कर रहे हैं वहाँ तक जो है सही है, लेकिन उसका ओवर रिएक्ट इस तरह से मीडिया में नहीं बनाना है, सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर नहीं बनाना है कि बिल्कुल EPS 95 पेंशन धारकों की यहाँ पर जो डिमांड है वो यहाँ पर मंजूर ही हो गई है। इस तरह का ओवर रिएक्ट भी करने से यहाँ पर बचना है और फेक न्यूज़ से भी आपको जो है यहाँ पर बचना पड़ेगा। तीसरी एक और नई चीज़ यहाँ पर जो है पिछले कुछ दिनों से मुझे नज़र आई है कि भेदभाव, EPS 95 पेंशन धारकों को यहाँ पर जो है भेदभाव का भी सामना करना पड़ रहा है। जैसे एक ही ग्रुप में कोई तमिलनाडु या तेलुगु, जिसे कोई हिंदी यहाँ पर नहीं आती है, इंग्लिश आती है, कोई यहाँ पर जो है हिंदी क्षेत्र से, मध्य प्रदेश या यूपी से जुड़ा हुआ है, एक ही व्हाट्सएप ग्रुप की बात में बता रहा हूँ, तो यदि किसी तमिलनाडु वाले ने उसकी अपनी क्षेत्रीय भाषा में कुछ लिख कर यहाँ पर भेजा है, वो अभी इस हिंदी क्षेत्र भाषा को यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, तो वो जो है उनसे एक दो बार रिक्वेस्ट के तौर पर यहाँ पर पूछते हैं, नहीं तो फिर उल्टी सीधी बातें यहाँ पर करने लग जाते हैं कि हमारे देश की ये भाषा है, वो भाषा है, उसमें भाई उसके क्षेत्र की भाषा है, उसने अपनी तरफ से यहाँ पर जो भी प्रयास किया है। आपको हिंदी आती है, आप हिंदी में अपनी जो है बात यहाँ पर रखें, किसी को इंग्लिश आती है वो इंग्लिश में अपनी यहाँ पर बात रखे। अब ये जो आगे वाला जो दे यहाँ पर उस मैसेज को पढ़ रहा है, ये उस पर डिपेंड करता है, वो अपनी व्यवस्था यहाँ पर खुद करे कि उस मैसेज को जो है गूगल ट्रांसलेट के माध्यम से ट्रांसलेट करवा ले। घर में कोई यदि पढ़ा लिखा व्यक्ति है या आपको जो है ट्रांसलेट करते आता है तो ट्रांसलेट करके पढ़ ले। हम जो 200-250 लोग एक ग्रुप में जुड़े हैं, यदि उसी में हम आपस में यहाँ पर क्षेत्रवार जो है यहाँ पर क्षेत्र के हिसाब से ही आपस में जो है यहाँ पर लड़ने लग जाएंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पर समितियों के नाम पर भी लड़ने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो समिति अच्छी है और जो है इतने की डिमांड कर रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये समिति अच्छी है, यहाँ पर इतने की डिमांड कर रहे हैं। कुछ समितियों के मेंबर के भी यहाँ पर जो है मेरे पास मैसेज आते हैं, तो वो कहते हैं कि हम EPS 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं, तो जो भी कुछ सूचना प्रसारित करनी होगी, जो भी कोई खबर यहाँ पर देनी होगी, वो खुद ही हम देंगे। पहले आप वीडियो यदि बना रहे हैं, आप यदि आपके चैनल के माध्यम से कोई चीज़ बता रहे हैं, तो पहले हमें दीजिएगा, फिर हम जो है देखेंगे और फिर हम उसे प्रसारित करेंगे। तो ये क्या बात हुई, ये चैनल जो है स्वतंत्र रूप से है, स्वतंत्र रूप से जो है हमें अपनी बात यहाँ पर रख सकते हैं। तो इस तरह से जो यहाँ पर लोग अब EPS 95 पेंशन के मुद्दों को उठा रहे हैं या जो अपनी बातें यहाँ पर उस टॉपिक पर रख रहे हैं, तो उनके बीच यहाँ पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी को जो है मिलकर और सभी को साथ लेकर यहाँ पर जो है इस मुद्दे को, इस बड़ी लड़ाई को यहाँ पर जीता जाना है। चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे चौथे पॉइंट की तरफ, जो कि है सरकार या EPFO की तरफ से यहाँ पर हर बार यही कहा जाता है कि इतने राजस्व का, इतने पैसे का एक्स्ट्रा बोझ यहाँ पर जो है पड़ जाएगा यदि EPS 95 पेंशन धारकों की डिमांड को पूरा किया जाए। मतलब कि सरकार के पास यहाँ पर पैसा नहीं है या EPFO के पास पैसे की कमी है, EPFO घाटे में चल रहा है, ऐसी भी सोशल मीडिया पर या मीडिया पर जो है कई बार खबरें आ चुकी है। तो उनके लिए कुछ पॉइंट जो है मैंने यहाँ पर नोट किए हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि EPFO के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति, कोई कर्मचारी 6 महीने से कम की नौकरी यहाँ पर करता है, तो उसका जो पेंशन का अंशदान होता है, वो पेंशन का अंशदान EPFO से नहीं देता है। तो कई ऐसे कर्मचारी होते हैं जो 6 महीने से कम के पहले नौकरी छोड़ देते हैं, तो उनका जो पेंशन का पैसा होता है वो EPFO या गवर्नमेंट के पास कहे तो ही यहाँ पर जो है जमा रहता है, वो कर्मचारियों को वो पैसा नहीं मिलता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि कई ऐसे EPF खाताधारक है जिनका कोई वारिस नहीं है, जो कि अनक्लाइमेट PF यहाँ पर होता है। वो अनक्लाइमेट PF भी EPFO के पास बहुत सारी राशि यहाँ पर जो है पड़ी हुई है, जिसका भी उपयोग यहाँ पर जो है EPFO चाहे तो कर सकता है। तीसरी बात, यहाँ पर EPFO ब्याज की बात यदि हम करें तो अब EPFO की तरफ से हालांकि सबसे अच्छा ब्याज दर यहाँ पर दिया जा रहा है 8.50% वर्तमान में देखा जाए तो, लेकिन यदि शेयर बाजार के नज़रिए से देखा जाए तो ये बहुत कम है। EPFO कर्मचारियों को जो भी पैसा होता है ये इकट्ठा करके शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है और शेयर मार्केट में 12-14 से लेकर 16% तक यहाँ पर जो है ब्याज मिलता है। यदि हम 12% न्यूनतम भी यहाँ पर माने तो भी यहाँ पर EPFO को एक कर्मचारी पर सीधा 4% की यहाँ पर बचत हो रही है। तो ये भी पैसा यहाँ पर EPFO के पास या सरकार के पास सुरक्षित है।
चौथा पॉइंट है, यदि हम यहाँ पर देखा जाए कि ईपीएफओ में जो भी पेंशन का पैसा होता है उस पर यहाँ पर ईपीएफओ की तरफ से ब्याज नहीं दिया जाता है। केवल जो एम्प्लॉयर और नियोक्ता का अंशदान है उस पर ही ईपीएफओ की तरफ से यहाँ पर ब्याज दिया जाता है। कर्मचारियों को जो उनकी पेंशन का अंशदान रहता है, जो पेंशन का पैसा उसका जमा रहता है, उस पर उनको ब्याज नहीं दिया जाता है। तो उसका ब्याज पैसा तो भाई ईपीएफओ के पास जमा है, गवर्नमेंट के पास जमा है, कर्मचारियों को ब्याज नहीं मिल रहा है, लेकिन उसका ब्याज तो आ ही रहा है कहीं से भी, तो वो पैसा भी यहाँ पर ईपीएफओ के पास जमा रहता है। यदि पाँचवें पॉइंट है कि हम यहाँ पर बात करें किसी सांसद या विधायक या किसी क्षेत्र के किसी पार्टी के उम्मीदवार की, यदि आप पेंशन की यहाँ पर बात करो तो उनको जो है 40 हज़ार रुपये यहाँ पर पेंशन मिलती है। और एक ही पेंशन नहीं बल्कि 3 पेंशन का लाभ कई लोग यहाँ पर उठा रहे हैं। जैसे कि पहले कोई विधायक था, फिर वो सांसद बन गया, फिर वह केंद्र में कोई मंत्री बन गया, तो उन तीनों पदों की अलग अलग पेंशन यहाँ पर इन सांसदों, विधायकों और ऐसे व्यक्तियों को मिलती है जो अलग अलग पदों पर यहाँ पर बढ़ते जाते हैं और उनकी पेंशन भी हर पद के हिसाब से मिलती है। ऐसा भी नहीं है कि किसी ने यहाँ पर जो है 15 साल या 20 साल यहाँ पर इन पदों पर काम किया है तब उनको पेंशन मिल रही है। आज यदि कोई व्यक्ति चुनाव जीतता है, कोई सांसद या पार्षद बनता है, तो उसको आजीवन पेंशन यहाँ पर जो है मिलने लग जाती है। तो सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को इन चीज़ों पर ध्यान यहाँ पर देना चाहिए कि ईपीएस 95 पेंशन धारक जो कि कड़ी मेहनत यहाँ पर 30 से 35 साल अपनी यहाँ पर करते हैं, अपनी मेहनत की कमाई का बूंद बूंद यहाँ पर जो है ईपीएफओ में जमा करते हैं और इसके बाद यदि उन्हें 1000 रुपये या 2000 रुपये पेंशन मिलती है तो उनका गुजारा कैसे होगा। यदि कोई कर्मचारी 50-60 हज़ार रुपये जब वह रिटायर्ड होता है तब उसकी वेतन है, और जब वह रिटायर्ड होगा और उसे कहा जाए कि 1000 या 2000 रुपये में यहाँ पर अपना जीवन यापन करो, तो जीवन यापन होना बहुत ही मुश्किल बात है। अब आते हैं हमारे पाँचवें और आखिरी पॉइंट की तरफ, जिसमें कि हम सरकार या सुप्रीम कोर्ट के कोई व्यक्ति, कोई जजेस या सरकार का कोई व्यक्ति, अधिकारी इस वीडियो को देख रहा है तो उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी सुलझाने का प्रयास किया जाए, जल्दी से जल्दी इस पर जो है कोई ना कोई फैसला यहाँ पर लाया जाए। बहुत सारे कमेंट्स जैसे कि हमने आपको यहाँ पर शुरू में दिखाए, लोग यहाँ पर सुसाइड करने के लिए, प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने जाकर अपने आप को आग लगाने के लिए, इन सब बातों के यहाँ पर जो है जिक्र करते हैं। उनमें जो है कहीं ना कहीं रोष है, गुस्सा है, क्योंकि 6 सालों से उनका जो यहाँ पर डिमांड है, कोश्यारी समिति की रिपोर्ट जो 6 साल पहले से यहाँ पर बनकर रेडी है, अभी तक उस पर भी जो है काम नहीं हुआ है। यही यदि सुप्रीम कोर्ट की बात हम करें तो सुप्रीम कोर्ट में किसी नेता का केस, यही यदि अभी हम लेटेस्ट में चल रहे राजस्थान की जो सरकार का उलटफेर वाले केस की बात करें तो यही देखो तो अभी 8 दिन हुआ नहीं है यहाँ की बात को, और 8 दिन में सुप्रीम कोर्ट में इसमें 2 सुनवाई हो चुकी है। और इस तरह से यहाँ पर यदि कोई मुद्दे ऐसे रहते हैं जिन पर जो है फटाफट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला या निर्णय ले लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हो गए, इन पर जो है सालों से अभी जो है यहाँ पर रिव्यू पिटीशन पड़ा हुआ है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ यदि हम बात करें तो सरकार की तरफ से बनाने, बीजेपी कार्यालय, कोई दफ्तर बनाने, मूर्तियाँ बनाने, पर्यटन स्थल बनाने, इन पर जो है बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं जिन पर सरकार की तरफ से खर्चा किया जा रहा है। तो इन सब प्रोजेक्ट के बजाय सबसे पहली प्रायोरिटी यहाँ पर इन ईपीएस 95 पेंशन धारकों को देनी चाहिए, ताकि पहले इनकी जो जीवन यहाँ पर जो दिन प्रतिदिन मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, ये अपना जीवन यहाँ पर जो है सुधार सके और इनका जीवन यहाँ पर जो मुश्किल से 2 या 4 साल 6 साल का बचा है वो जो है खुशी खुशी यहाँ पर व्यतीत कर पाए। तो दोस्तों ओवरऑल हमने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो आप सभी लोगों ने यहाँ पर कमेंट किए थे, उन कमेंट का सार यहाँ पर निकाल कर आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया, पेश किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो, ये जानकारियाँ जो कि आज के इस वीडियो में हमने यहाँ पर दी, हमारा जो ओपिनियन आपके सामने रखा, ये आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा आपकी कोई मन में और कोई बात है तो आप जो है कमेंट्स यहाँ पर कर सकते हैं, उनको भी जो है हम ज़रूर सुनेंगे और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों के बीच यहाँ पर रखेंगे। आप सब भी यदि एक ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो अपना अपना एक फेसबुक पेज, ट्विटर अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट और टेलीग्राम अकाउंट यहाँ पर बनाए, यदि आपके पास मोबाइल है और आप मोबाइल चलाने में सक्षम है तो। और दिन प्रतिदिन, हर दिन आपसे जितना हो सके यहाँ पर प्रधानमंत्री को, आपके जो सांसद विधायक है उनको टैग करें, उनको रिपोर्ट करें और उनसे जो है डेली यहाँ पर रिक्वेस्ट करें। कुछ लोग ये जो फार्मूला है यहाँ पर अपना रहे हैं, लेकिन 30 से 35 लोगों को ही मैं ऐसे जानता हूँ जो कि यहाँ पर डेली ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दों पर फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से
यहाँ पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनको, या जो विधायक, सांसद या प्रधानमंत्री जी है उनको टैग यहाँ पर कर रहे हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी यदि ये सब कर सकते हैं तो आप भी जो है अपना ट्विटर अकाउंट तो ज़रूर खोलिएगा और ट्विटर के माध्यम से आपके विधायक, सांसद या प्रधानमंत्री मोदी जी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आप जो है उन्हें टैग जरूर कीजिएगा। जितने ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट, जितने ज़्यादा लोगों की डिमांड्स यहाँ पर पहुँचेगी, जितने ज़्यादा आवाज़ यहाँ पर उठेगी, उतना जल्दी ही जो है ये सारी समस्या यहाँ पर ठीक हो पाएगी। तो दोस्तों बस यही वीडियो, यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी EPS 95 पेंशनधारकों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।